अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे कि सर आप केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो भी बनाएं जिसमें एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ बताएं 2022। तो मैंने कुछ एमसीक्यूज़ को ऐड किए जो कि फर्स्ट ईयर से रिलेटेड हैं और स्पेशली फॉर एनईडी एंड दाऊद। ये वीडियो स्पेशली जो है ना वो एनईडी स्टूडेंट्स के लिए है अभी, क्योंकि आप लोगों का टेस्ट है एग्जाम में एनईडी टेस्ट, तो आप इंशाल्लाह ताला उसमें पॉसिबल है कि कोई एक दो या तीन चार एमसीक्यूज़ भी लग सकते हैं। मैं बहुत सारे एमसीक्यू डिस्कस करूंगा लेकिन उनके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। वो जो इन्फॉर्मेशन होगी ना वो भी इंपॉर्टेंट होगी, एक्सपेक्टेड होगी, तो याद रखिएगा जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ उससे भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। सबसे पहले ये देख लें कि मॉलिकुलरिटी की बात कर रहा है। मॉलिकुलरिटी कांट बी। अभी ये आपका दिया हुआ है चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर। अभी हम जितने भी एमसीक्यूज शेयर मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो फर्स्ट ईयर से हैं रिलेटेड, सेकेंड ईयर के अलग से बनाएंगे। मॉलिकुलरिटी होता है कि बेटा नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स आपके पास हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। लेट से जैसे आपके पास रिएक्टेंट में ए बी सी, सही है। अब ये तीन एलिमेंट्स हैं, ये तीन एलिमेंट्स रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, आप इसमें कोलिजन करेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। तो मॉलिकुलरिटी कितनी हो गई? तीन। अगर लेट से दो ए और बी आप इसमें कोलाइड कर रहे होते, ए और बी आप इसमें रिएक्टेंट होते और आप इसमें कोलिजन करने के बाद प्रोडक्ट बनाते तो मॉलिकुलरिटी होती टू। तो मॉलिकुलरिटी की ज़्यादा से ज़्यादा यानी मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो 3 हो सकती है, सही है। 3 इज दी मैक्सिमम वैल्यू। अभी मैं आपको आंसर नहीं बता रहा ये, अभी इसमें पूछा हुआ है कि मॉलिकुलरिटी कांट बी यानी क्या नहीं हो सकती। अब आप बताएं क्या जीरो जीरो अगर होगा, यानी जीरो का मतलब क्या है? नो एलिमेंट। अगर कोई एलिमेंट नहीं होगा तो क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी? ऑब्वियसली नहीं होगी। तो मॉलिकुलरिटी कभी भी जीरो हो ही नहीं सकती। इसका करेक्ट आंसर है जीरो, सही है। अच्छा, मॉलिकुलरिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो 3 है बेटा। मॉलिकुलरिटी अगर जीरो हो जाएगी ना इसका मतलब है आपके पास कोई एलिमेंट है ही नहीं जो आप इसमें रिएक्शन करे, कोई कोलिजन करे और उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो मैंने यहाँ इसकी डेफिनेशन भी लिखी है मॉलिकुलरिटी की। नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर मॉलिक्यूल्स दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म प्रोडक्ट, सही है। वो रिएक्टेंट में जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स हैं जो कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए आप इसमें कोलिजन करेंगे वो तमाम के तमाम मॉलिकुलरिटी कहलाएगी। अब आप सोच रहे होंगे सर हमने तो ऐसे रिएक्शन भी देखे हैं जिनमें बहुत सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो बेटा वो जो बहुत सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना वो एक सिंगल स्टेप के अंदर रिएक्शन नहीं कर रहे होते, वो मल्टीपल स्टेप्स के अंदर रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। हर स्टेप की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना मॉलिकुलरिटी की वो 3 होगी, याद रखिएगा। मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस भी बताऊंगा आपको। मॉलिकुलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, मैक्सिमम वैल्यू 3 है और ये हमेशा होल नंबर में होगी, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी। ये भी एमसीक्यू जाता है बेटा, याद रखिएगा। कभी भी इस तरह नहीं होगी 1.2 3.2, ये कभी भी नहीं होगी इस तरह, ये दैट इज रॉन्ग। कभी भी इस तरह नहीं हो सकती, हमेशा होल नंबर में होगी और मैक्सिमम वैल्यू 3 है और आपकी मिनिमम जो वैल्यू है या जो हो ही नहीं सकती कभी वो 0 है, यानी मिनिमम वैल्यू आपकी 1 होगी, सही है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है जैसे आपके पास सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स का सम, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की भी मैक्सिमम वैल्यू तो 3 है बेटा, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है, 0 हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सही है। आपको याद होगा dx अपॉन dt का जो फॉर्मूला था, dx अपॉन dt इक्वल्स टू के को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, याद रखिएगा। ये भी पूछता है कि व्हाट इज के इन दिस एक्सप्रेशन, सही है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ रिएक्टेंट, आर फॉर रिएक्टेंट। इसकी जो अगर ऑर्डर है, अगर ऑर्डर 0 होगा तो इसकी पावर 0 हो जाएगी, दैट, और ये जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। तो आंसर आएगा ये वाला, dx अपॉन dt इक्वल्स टू के। तो ये भी बोलता है कि अगर 0 ऑर्डर है तो उस केस में आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा या एक्सप्रेशन क्या बनेगी? तो dx अपॉन dt यानी स्पीड इक्वल्स टू के, यानी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। और के की यूनिट भी पूछ लेता है वो सम टाइम, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, ये तमाम चीजें आपने देख लेना यूनिट्स वगैरह का। तो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू 0, 0 से कम नहीं हो सकती। अच्छा, याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन ना फ्रैक्शन में भी हो सकता है, यानी 1.2 3 इस तरह से समथिंग हो सकता है। होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, सही है। तो ये तमाम चीजें ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन में हो सकती हैं, जबकि मॉलिकुलरिटी सिर्फ एक होल नंबर होगा और मैक्सिमम वैल्यू 3 होगी और 0 नहीं हो सकती। मिनिमम वैल्यू मॉलिकुलरिटी के लिए 1 होगी। आपके पास करेक्ट जो इक्वेशन है वो a प्लस बी और उससे c फॉर्म हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर यानी एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर स्टेबिलिटी गेन हो जाती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, उसके ऊपर क्या होगा? द सम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ कंसंट्रेशन टी और प्लस टी। यहाँ पे सी और प्लस टी भी आएगा बेटा, याद, या इक्वेशन में ये थोड़ा सा मिस्टेक आ गई है।
राइट करते हुए, टाइपिंग मिस्टेक है। तो वो ये कह रहा है कि ए और बी की कंसंट्रेशन का अगर मैं सम कर लूँ और सी और डी की कंसंट्रेशन का सम कर लूँ तो ये इक्वल होगा इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो हमें इक्विलिब्रियम के ऊपर पता है कि भाई स्पीड जो है ना वो इक्वल हो जाती है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड स्पीड ए और बी का प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो हो रही है बी की वजह से, वो जो स्पीड होगी प्रोडक्ट फॉर्मेशन की वो और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की जो स्पीड होगी वो इक्वल हो जाएगी। अच्छा, ये यहाँ पर ये भी मिस्टेक है कि मैंने यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन शो नहीं किया हुआ, हमेशा ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होगी बात, सही है। इक्विलिब्रियम हमेशा वहां एस्टेब्लिश होता है जहां रिवर्सिबल रिएक्शन हो, तो ये टाइपिंग मिस्टेक भी है थोड़ी सी। तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड स्पीड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड स्पीड। कभी भी कंसंट्रेशन से रिलेटेड नहीं करते हम कि कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए। तो पहली स्टेटमेंट तो हो गई गलत। क्या फॉरवर्ड रिएक्शन है स्टॉप हो जाएगा, यानी ये जो ए बी से सी डी बन रहा है ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, क्या ये स्टॉप हो जाएगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है। इक्विलिब्रियम के ऊपर आपकी स्पीड इक्वल हो जाती है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड स्पीड रेट ऑफ बैकवर्ड स्पीड वो दोनों इक्वल हो जाएंगी। और रिवर्स रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होता बेटा, तो ये याद रखिएगा। यानी ऐसा नहीं है कि मैं पूरा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा फिर वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना शुरू होगा। ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, उसके कुछ टाइम पीरियड बाद ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि पहले फॉरवर्ड रिएक्शन स्टॉप हो और फिर बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। रिवर्स रिएक्शन है स्टॉप, ये स्टॉप हो जाएगा, ये भी गलत है। कोई भी रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, तो हमारी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और इक्विलिब्रियम के ऊपर एक और स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि अक्सर पूछा भी जाता है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है, रेट ऑफ फॉरवर्ड स्पीड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड स्पीड। एक तो ये ऑप्शन होना चाहिए जो कि गिवन नहीं था, और एक ऑप्शन जो कि यहाँ पर करेक्ट आंसर है, नाइदर द फॉरवर्ड नॉट द रिवर्स रिएक्शन है स्टॉप। कोई भी स्पीड या कोई भी फॉरवर्ड रिवर्स या बैकवर्ड, रिवर्स का मतलब है बैकवर्ड रिएक्शन, कोई भी स्टॉप नहीं होगा। समझ में आ रही है बेटा? फॉर्मेशन होती रहेगी लेकिन वो जो स्पीड होगी ना फॉर्म करने की, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म करने की और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट फॉर्म करने की जो स्पीड होगी ना वो इक्वल हो जाएगी बस। डाइपोल मूवमेंट हैज, यानी डैश हैज डाइपोल मूवमेंट, कौन सा ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन है जिसमें डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है? अब मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बनाए आपके सामने। सबसे पहले हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। देखें, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक हो ना, सिमेट्रिक हो, तो वो उसका डाइपोल मूवमेंट जीरो होगा। पहली कंडीशन तो ये। एक और आसान कंडीशन समझाता हूं आपको। जितने भी आपके पास पोलर मॉलिक्यूल हैं जैसे कि Cl2, H2, जितने भी नियॉन गैसेज है ना, H2, O2, N2, सही है, ये तमाम के तमाम आपके पास इनकी डाइपोल मूवमेंट की वैल्यूज क्या होंगी? जीरो। इनको तो आंखें बंद करके आपने, आपके सामने अगर आ जाए ऑप्शन तो आपने आंखें बंद करके लगाने हैं। N2, O2, Cl2, I2, Br2, कुछ भी हो, दो सेम मॉलिक्यूल्स अगर आप इसमें जोड़े हुए हैं जैसा कि N2, सही है, N2, I2, अगर ऐसी कोई एग्जांपल आ जाती है आपकी, इनकी डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू जीरो है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी वैल्यू जीरो नहीं है। डैश हैज डाइपोल मूवमेंट ना, डैश हैज यानी उसकी डाइपोल मूवमेंट है। तो अब दूसरा केस में जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने देखना है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, सही है। लेट्स से मैं सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस देखता हूँ। क्या ये जो ये इस तरफ का जो पोर्शन है क्या ये सेम है ये इसके लेफ्ट साइड का पोर्शन के? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। मैंने देखें बीच में से कट की करना है आपको अपने स्ट्रक्चर को। अगर सेम है तो दैट इज योर आंसर। मैं इसको दोबारा अब वाई एक्सिस से भी कट के करके दिखाऊंगा। आपने सेंटर से कट किया, अब ये देखें क्या ये डाउनवर्ड वाला जो पोर्शन है क्या ये अपवर्ड वाले पोर्शन के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है? थोड़ा बहुत भी चेंज तो नहीं है? यानी ये देखें 3C नीचे आ रहे हैं, 3C ऊपर आ रहे हैं, 3H ऊपर है, 3H नीचे है, ऐसा ही है। और जब मैं अगर लेफ्ट से कट करता हूँ, लेफ्ट से बिल्कुल आपने सेंटर से कट करना है अपने स्ट्रक्चर को, तो 2C इस साइड में, 2C इस साइड में, 2H इस साइड में, 2H इस साइड में। तो दैट अगर ऐसी कंडीशन हो आपके स्ट्रक्चर की तो इस केस में भी डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू जीरो होगी। अब CO2 का देखें, क्या C को मैं अगर सेंटर से कट करता हूँ, एक O यहाँ पर है, एक O यहाँ पर, इसका भी डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? जीरो। लेकिन CO यानी ये वाला जो ऑप्शन है CO, इसके केस में देखें क्या मैं यहाँ सेंटर से अगर कट कर भी देता हूँ, सेंटर ही पहली बार मुझे लोकेट नहीं हो रहा, तो यहाँ O है, यहाँ C है, तो ये एक सिमेट्रिक नहीं है। ये वाला सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर भी सिमेट्रिक है। जो चीज सिमेट्रिक नहीं होती ना, कट करने के बाद लेफ्ट और राइट उसका सेम ना हो, सही है, उसका डाइपोल मूवमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो CO आपका यहाँ पर आंसर है। CO2 की भी जीरो है, बेंजीन की भी जीरो है। बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने ये बनाया हुआ है,
और ऑल ऑफ देम नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है CO की वैल्यू कुछ ना कुछ है, यानी 0 से ऊपर है वैल्यू। और जैसा कि मैंने आपको बताया N2, I2, Cl2, Br2 ये तमाम नियॉन गैसेज हैं, इनका डायपोल मोमेंट हमेशा 0 होगा। जो दो सेम मॉलिक्यूल्स अगर आप इसमें जुड़े हुए ना, जस्ट लाइक Cl2, तो वो उनके डायपोल मोमेंट 0 होगा। फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 5f ऑर्बिटल क्वांटम नंबर r। अच्छा जी, पहली बात तो ये जो 5 लिखा हुआ है ना, इसके साथ f के साथ लिखा हो, p के साथ, d के साथ, किसी के साथ भी लिखा हो, इसको हम कहते हैं n। सही है, आप यहाँ देख लें, s के लिए, p के लिए, मैं सबके लिए बताने लगा हूँ, d के लिए, f के लिए। l की वैल्यूज बता रहा हूँ, l की वैल्यूज होती हैं s के लिए 0, p के लिए होती है 1, d के लिए होती है 2 और l के लिए होती है 3। तो हमें दो चीजें पता चल गई, एक n की वैल्यू और एक l की वैल्यू। तो हम n की वैल्यू पहले लोकेट कर लेते हैं, n की वैल्यू 5, एक ऑप्शन d है और एक a है। और l की वैल्यू देखें जरा, l की वैल्यू 3, यानी ये d, आंसर तो आपका d होना चाहिए। लेकिन बाकी क्या चीजें लिखी हुई हैं बेटा, बाकी जो है ना m और s, ये क्या है, स्पिन हर केस में ना आपकी यही होगी, स्पिन की वैल्यू हर केस में, s के केस में, p के केस में, d के, f के केस में सेम होगी। m की वैल्यू कैसे फॉर्म करते हैं, m की वैल्यू मैं आपको फॉर्मेशन करना सिखा रहा हूँ आपकी। f जस्ट लाइक, अगर जैसे p की वैल्यू, p के लिए l की वैल्यू 1 है ना, तो m की वैल्यू पता क्या होगी, -1, 0, +1। अब f पे आ जाए, f के लिए l की वैल्यू क्या थी, 3 ना, -3, -2, -1, -0, 1, 2, 3। यानी जिस l, जो भी l की वैल्यू होगी उसको नेगेटिव से शुरू करेंगे, पॉजिटिव पे स्टॉप करेंगे, ये m की वैल्यू आपकी निकल आएगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ऑप्शन डी इज योर आंसर, क्योंकि n की वैल्यू 5 भी है और l की वैल्यू 3, ये तो हमें पहले पता चल गया था। और m की वैल्यू आपको निकालना सिखा दी। f की वैल्यू हर केस में सेम रहती है, f के, p के, d के, f के केस में, हर केस में सेम रहती है। s कॉल्ड स्पिन, नेगेटिव स्पिन भी हो सकती है, यानी नेगेटिव ओरिएंटेशन, और पॉजिटिव ओरिएंटेशन भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दोनों हो सकती हैं। तो ये तो हो गई। लेकिन अगर वो आपसे बोलता है कि बेटा 5f के लिए, ये 5f के लिए मुझे n प्लस l की वैल्यू बताओ, n प्लस l की वैल्यू, तो n की वैल्यू मुझे पता है 5, और f के लिए l की वैल्यू क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया 3, तो ये आंसर आता है आपका 8। याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये वाला केस पूछा जाता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, लेकिन इस साल के लिए एक्सपेक्टेड है लिटरली। हो सकता है कि वो 5f ना दे दे, 4d दे दे, 4d दे दे। तो इस केस में आप निकालिएगा, n प्लस l की वैल्यू भी निकालिएगा, और सेम जैसे n, m, s, l की वैल्यू, तमाम चारों क्वांटम नंबर भी निकालिएगा। 3s भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है नंबर, लेकिन MCQ इस टाइप का इंशाल्लाह इस बार आएगा। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वो होगा जिसकी हाईली आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है, ये एक रट्टे वाला MCQ है, CS। यानी आपके पास एक टेबल होगा, वहां से आपको जो मोस्ट, यानी सबसे हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होगी ना जिसकी, उसको याद करना है, और वो क्या है, CS। सही है, तो इसकी कोशिश कीजिएगा आयोनाइजेशन एनर्जी याद कर लें। मुझे इस टाइम पे मेरे जहन में नहीं है, लेकिन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन याद रखिएगा, जिसकी सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी बता देता हूँ आपको। अगर वो पूछता ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो उसका आंसर होता फ्लोरीन। सॉरी, यहाँ पे ये मैं एरो नहीं बनाऊंगा। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर वो पूछता तो आंसर होता फ्लोरीन। फ्लोरीन इज योर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और फ्लोरीन के लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू होती है ना, वो होती है 4.0। अगर वो पूछता, आपको बहुत सारे ऑप्शन भी दे देता और बोलता कि अब इसमें से सबसे बड़ा डिफरेंस किसका आएगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सबसे बड़ा डिफरेंस किसका होगा, तो याद रखिएगा HF का। ये MCQ पता नहीं आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा हो तो पूछिएगा। यानी HF की बात कर रहा है, जब H की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ना कुछ, और F की भी होगी, तो जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम डिफरेंस लेंगे ना, तो एक वैल्यू आएगी। तो वो ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस देगा और पूछेगा किसका डिफरेंस सबसे बड़ा आ रहा है, तो हमेशा राइट आंसर HF होगा। आपको HCl, F के साथ कुछ FBr, इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड्स मिला के देगा जिसमें F आ रहा होगा, लेकिन राइट आंसर F का HF होगा। इसकी जो डिफरेंस होगा ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो अराउंड मेरे ख्याल से 3.0 आएगा।
3.0 आएगा या फिर 2.8 आएगा, आई एम नॉट श्योर, बट ये वाली वैल्यू 100% श्योर है। जो फ्लोरीन की जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 4.0, और ये कहलाता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। अच्छा वही बात आ गई, देखें वही बात आ गई। अच्छा ये वाली जो मैंने चीज़ है ना, ये प्रीवियस स्लाइड की मैंने यहाँ ऐड कर दी बाय मिस्टेक। मैं आपको बता रहा था ना कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है, तो इसकी जो वैल्यू होती है 4.0 होती है। अच्छा वो अब कभी कभार आपसे ये भी पूछता है, बहुत सारे एलिमेंट्स की दे देता है कि IBr Cl F, तो बोलता है बताओ इसकी अरेंजमेंट कैसे होगी, मतलब कौन किससे ग्रेटर है। तो ये मैंने करेक्ट आंसर यहाँ लिखा हुआ है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद क्लोरीन की, फिर उसके बाद ब्रोमीन, आयोडीन, यानी सबसे ज़्यादा जो है ना वो फ्लोरीन है। यानी आई फॉर आयोडीन, आयोडीन से ज़्यादा ब्रोमीन की है, ब्रोमीन से ज़्यादा क्लोरीन की है, क्लोरीन से ज़्यादा फ्लोरीन की है। तो ये एक इस तरह की अरेंजमेंट भी आपसे पूछता है, चारों ऑप्शन देता है, उसमें इस तरह से ग्रेटर देन लेस देन के साइन लगे हुए होते हैं, तो ये ऑप्शन भी याद होना चाहिए। द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज इज मैक्सिमम बिटवीन फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन, जो अभी आपको बताया, यानी HF। व्हेन द रेट ऑफ एक्शन, यानी रेट ऑफ एक्शन का मतलब है स्पीड, यानी dx/dt की बात कर रहा है। सही है, वो कह रहा है इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का मतलब है कि तो ऑर्डर ऑफ एक्शन क्या होगा, जो कि आपको मैंने मेरे ख्याल से फर्स्ट MCQs के अंदर भी बताया था, तो जीरो ऑर्डर होगा ऑब्वियसली। रिएक्टेंट की जो पावर होगी वो जीरो होगी, तो जीरो ऑर्डर होगा। जीरो ऑर्डर के केस में आप के की यूनिट आपको आपका काम है, बताइएगा मुझे। अच्छा जीरो ऑर्डर वो तमाम रिएक्शंस जो होते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो फोटोसिंथेसिस की या सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं। सही है, जीरो ऑर्डर जो होते हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं या रेडिएशंस की वजह से होते हैं, वो जीरो ऑर्डर होते हैं। विच गैस इफ्यूज वेरी फास्ट। ऑप्शन, इन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन वो होगा जिसका जो लाइटर गैस होगी, बहुत लाइट गैस होगी, जिसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो बहुत कम आएगा। जैसे CO2 का निकालूंगा तो C का 12 होता है, O का 16 होता है, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया 44 आ रहा है, N2O का 44 आ रहा है, CH4 का 16, NH3 का 17। तो सबसे लाइटर यहाँ पे दिख रहा है, आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा बेटा, इसके अलावा कोई और ट्रिक है भी नहीं। CH4 सबसे ज़्यादा लाइटर वेट है, यानी इसका जो आपका पास मॉलिक्यूलर मास आ रहा है वो 16 आ रहा है, बाकियों का 44, 44, 17। तो अगर CH4 का ऑप्शन हटा दूं तो सबसे लाइटर फिर NH3 होगा। तो फिलहाल जो CH4 आपका राइट आंसर है, क्योंकि ये लाइटर लाइटर मास मॉलिक्यूलर मास है इसका। जो गैस जितनी ज़्यादा हल्की होगी ऑब्वियसली है वो उतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग फास्ट करेगी ना, जो भारी गैस होगी वो उसको ट्रैवलिंग करने में मुश्किल होगी। तो CH4 का इसलिए राइटर आंसर है, ये जल्दी फैल जाएगी। वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इन एक्साइटेड स्टेट। वैलेंसी निकालने के लिए एक आसान तरीन आपको बताता हूँ मैं। कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, पहले शेल में K में 2 आ गए और सेकंड शेल में 4 आ गए। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, मजीद 4 चाहिए ना बेटा। अगर 4 इसको मजीद मिल जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट रूल का होता है कि आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो जो जितने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे ना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। यानी L में उसके पास पहले 4 थे, ये 4 थे, अगर मैं इसको मजीद 4 दे दूं तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। तो जितने उसको चाहिए ना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए, दैट इज योर आंसर। अब मुझे नाइट्रोजन के केस में बताइएगा वैलेंसी क्या होगी। नाइट्रोजन के केस में आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, K में आ गए 2, L में आ गए 5। कितने कम चाहिए इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए? 3 ना, 3 अगर मैं मजीद दे दूं तो नाइट्रोजन के ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होगी, 3। वैलेंसी क्या होगी, 3। एवापोरेशन इज डैश। एवापोरेशन वैसे एक कूलिंग प्रोसेस है बेसिकली, और एक तरह का ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद हो जाता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी कहते हैं इसको। तो एक ऑप्शन तो दिया हुआ है स्पॉन्टेनियस, और एवापोरेशन एंडोथर्मिक भी होता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो B एंड C, लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, लास्ट वाला ऑप्शन D। एंडोथर्मिक वो प्रोसेस होते हैं या वो रिएक्शंस जिनमें हीट आपकी एब्जॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है। तमाम एग्जांपल्स मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं। मेल्टिंग आइस क्यूब भी एक तरह का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अगर मेल्टिंग आइस क्यूब का पूछा जाता ना तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस लगाते हैं हम, क्योंकि मेल्टिंग आइस क्यूब क्या है, आइस रख दूंगा तो वो हीट गेन करता रहेगा ना सराउंडिंग से, तो खुद ब खुद हो रहा है। तो ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद हो, खुद हीट गेन कर ले, हम ना दें, तो ऐसे प्रोसीजर जो हैं वो ऐसे प्रोसेस जो हैं वो स्पॉन्टेनियस कहलाते हैं। जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस, जिसमें हम हीट दे रहे होते हैं, खुद दे रहे होते हैं हीट, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। ज़्यादातर 90% जो होते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, 10% स्पॉन्टेनियस।
एवापोरेशन भी आपका स्पॉन्टेनियस है, यानी एवापोरेशन एक तरह का ऐसा प्रोसीजर है जो सराउंडिंग से हीट लेगा और एब्जॉर्ब करेगा बेसिकली, और सराउंडिंग को कूल कर रहा होगा। ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। ये भी पूछा जाता है कि एवापोरेशन इज अ डैश प्रोसेस, कूलिंग का ऑप्शन दिया हुआ होता है। तो एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस बिकॉज व्हेन लिक्विड टर्न्स टू गैस इट नीड्स मोर एनर्जी। यानी जब लिक्विड गैस में जा रहा होता है ना तो उसे एनर्जी चाहिए होती है, तो वो पता क्या करता है, सराउंडिंग से हीट ले लेता है। सराउंडिंग से हीट ले लेगा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड, जिसकी वजह से एवापोरेशन स्पॉन्टेनियस यानी खुद ब खुद कर रहा है। तो इस वजह से इसको हम एंडोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस दोनों इसके करेक्ट आंसर हैं, तो बी एंड सी। सब्लिमेशन में देखें लिक्विड से गैस बनती है, तो लिक्विड से गैस में जाने के लिए हम हीट देंगे ना बेटा, तो हम हीट दे रहे हैं किसी चीज़ को, अगर हम हीट दे रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहा है वो चीज़, तो एंडोथर्मिक कहलाएगा। अगर कोई चीज़ रिलीज कर रही है तो एक्सोथर्मिक। जितने भी कंबशन रिएक्शंस होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं, याद रखिएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, कंडेंसेशन ऑफ रेन फ्रॉम वाटर वेपर्स, न्यूट्रलाइजेशन, हाइड्रेशन, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन आएगा यहाँ पर, यहाँ पे इसकी एक और एग्जाम्पल लिखिएगा, फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन लिख लीजिएगा बेटा। तो ये तमाम जो है वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिए फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज़।